एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारा सवाल अपडेटेड सेट से लिया गया है और ये प्लेटफॉर्म रुक्मिनी के द्वारा निकाला गया है। तो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीके जीएस का ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। पहला सवाल से यहाँ पर राइट आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है, पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखना होगा, मारिया कोरिना मचाड़ो जो दिया है इसी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से छपेगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार इन्हें क्यों प्रदान किया गया। तो इसे इसलिए प्रदान किया गया है क्योंकि ये वेनेजुएला में, चूँकि वेनेजुएला से ये संबंधित है, तो वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थापित करने और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थिति बनाने में उनके संघर्ष के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसे क्यों प्रदान किया गया। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जा रहा है 1901 ईस्वी से। 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्रारंभ हुआ था और ये प्राइज जो प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है नोबेल का शांति पुरस्कार, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, कहाँ पर, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में सही ऑप्शन आप सभी को कमेंट करके बताना है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता जो किया गया है वो किया गया न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा, रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा। और क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है, रंजना प्रकाश देसाई केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भी है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि इसकी अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है। तो पहली महिला बनी है रंजना देसाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखना है। इसका राइट आंसर बी होता है, अपना देश भारत में इसका उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर बांध पर विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। चावल शोध संस्थान पूछा गया है, तो ये कटक उड़ीसा में है। कहाँ पर, कटक उड़ीसा में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखना है 1946 में इसकी स्थापना की जाती है। विद्याधरपुर कटक उड़ीसा में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो करनाल दिया है, तो बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है करनाल में किसका मुख्यालय है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, याद रखना है, डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, तो करनाल हरियाणा में है। उसके बाद ऑप्शन सी में लखनऊ है, तो इसका जरूर याद रखना है, लखनऊ में जो स्थित है वो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके बाद कोलकाता दिया है, तो कोलकाता से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा और सवाल बन सकता है, इससे आप लोग कमेंट करिए।
क्वेश्चन आएगा कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन आएगा आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये स्थित है शिमला में। कहाँ पे? शिमला में ये स्थित है। इसके बाद पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो दलहन अनुसंधान संस्थान याद रखना है, यह कानपुर में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको जरूर याद रखना है। चलिए बताना नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो किन देश से होकर गुजरती है पूछा गया है। याद रखना है यह रेखा जो है अल्जीरिया से और फ्रांस से गुजरती है। कहाँ से? अल्जीरिया से और फ्रांस से गुजरती है। तो केवल 1 और 2 इसका करना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल के कितने ग्रह हैं जिसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो आंसर होता है सी, 4 ग्रह ऐसे हैं जिसे पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं। तो याद रखना है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है 4 ग्रह, वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और ये ग्रह जो है चट्टानों से बने होते हैं। किससे? तो चट्टानों से बने होते हैं, जिसके कारण इन्हें चट्टानी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जिसके कारण इसे चट्टानी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह कौन कौन होते हैं। तो दूसरा आता है बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह। तो बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह में जो ग्रह हैं उनमें आपका बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। तो 4 ग्रह ऐसे हैं जो बाह्य ग्रह जोवियन प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 15 नंबर लिखा है कड़ी चट्टान पर उगने वाली वनस्पति को निम्न में से क्या कहा जाता है। जो कड़ी चट्टान पर उगता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे लिथोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो लिथोफाइट ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में जेरोफाइट दिया है, तो आप लोग बताइए जेरोफाइट कहाँ उगते हैं। तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है। कहाँ पर? तो मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति जेरोफाइट कहलाती है। इसके बाद क्रायोफाइट देखना है, ऑप्शन बी में दिया है। तो क्रायोफाइट जो होता है ये शीत प्रधान क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा या फिर शीत प्रधान क्षेत्र हैं वहाँ पर क्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। इसके बाद हैलोफाइट्स की बात करेंगे, तो ये कहाँ पाई जाती है। तो हैलोफाइट जो है वो नमकीन क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र में, तो याद रखना है नमकीन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताना है राइट आंसर। तो सवाल नंबर 16, तो लिखा गया है कि दीफू दर्रा किस राज्य में है। दीफू दर्रा बहुत ही बार आता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा स्थित है। और ये जो दीफू दर्रा है यह भारत, म्यांमार और चीन तीनों की सीमा पर एक जंक्शन स्थल का काम करता है। सामान्य रूप से जो दीफू दर्रा है वो किन 2 देशों के बीच है। तो याद रखना है ये इंडिया और म्यांमार के रूप में है ना, इंडिया और म्यांमार में मुख्य रूप से मार्ग बनाने का काम करती है। इसके साथ साथ बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बोमडिला दर्रा भी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और बोमडिला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच मार्ग बनाता है। इंडिया और तिब्बत के बीच जो मार्ग बनाता है वो है बोमडिला दर्रा है। ठीक है, इसके बाद याद रख सकते हैं सिक्किम का बराबर एग्जाम में आता है। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा, कौन सा, तो नाथुला दर्रा यहाँ पर पाया जाता है सिक्किम में। ठीक है, और ये जो नाथुला दर्रा है ये भारत को किससे जोड़ने का काम करती है। तो तिब्बत को, इंडिया और तिब्बत को जोड़ने का काम करती है नाथुला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है 17 का। लिखा गया म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश में नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा किस देश से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम इसका राइट आंसर होता है। म्यांमार की जो सीमा मिलती है वो मिलता है इंडिया से, इसके बाद बांग्लादेश, चीन, लाओस तथा थाईलैंड।
लाओस तथा थाईलैंड से इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी को कमेंट में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 19 नंबर सवाल लिखा गया कि निम्न में से कौन सा तथ्य इसमें सही है। तो सही तथ्य के बारे में बताना है। तो पहला लिखा है कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, तो पहला कथन बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा है ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य है, ये भी सही है। तीसरा है होत्री ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं, ये भी सही है। यानी ऑल इसका उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी करने पर। कौन सा उत्तर? तो ऑप्शन नंबर डी करने पर होता है। तो चलिए एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सभी वेदों का जो उपवेद है उसको क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद का तो हो चुका है, ठीक है। उपवेद जो होता है आयुर्वेद होता है, ऋग्वेद का आयुर्वेद। बट यहाँ पर पूछा जाएगा यजुर्वेद का बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि यजुर्वेद का क्या होता है। तो यजुर्वेद का याद रखना है धनुर्वेद, ठीक है। धनुर्वेद जो होता है ये अधुर्वेद का उपवेद होता है। सामवेद का बताना है क्या है। तो सामवेद का पूछा जाएगा तो याद रखना है गंधर्व वेद होता है इसका, ठीक है। उपवेद का नाम क्या है? तो गंधर्व वेद है। इसके बाद अथर्ववेद का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइए आप लोग अथर्ववेद का उपवेद क्या है। तो अथर्ववेद का जो उपवेद होता है उसे शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं सवाल। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। लिखा है नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था। नाग दशक तो ये था हर्यंक वंश। कौन से? हर्यंक वंश का अंतिम शासक यहाँ पर होगा राइट आंसर। हर्यंक वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। तो 544 से 412 बीसी तक इसका कार्यकाल रहा था। और हर्यंक वंश का प्रथम शासक कौन था। तो प्रथम शासक बिंबिसार था। और बिंबिसार का जो शासनकाल रहा है वो 544 से 492 बीसी तक रहा है। हर्यक वंश का जो शासक का क्रम रहा है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन, अनिरुद्धमुंड तथा नागदशक, ये इनका क्रम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आएगा हर्यक वंश के शासक नागदशक की हत्या किसने किया। नागदशक जो है इसकी हत्या किसने किया। तो उसी का मंत्री या आमत्य शिशुनाग ने कर दिया। किसने किया था। तो शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दिया। और मगध की सिंहासन पर किसका नींव रखा। तो शुंग वंश का नींव रखा। किसका रखा। तो शुंग वंश का नींव रखा गया, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर, इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली लाया। कहाँ पर लाया था। तो वैशाली में स्थापित किया। हालांकि बाद में कालाशोक ने पुनः वैशाली के स्थान पर पटना को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 दिया है। लिखा है कि अपरा जिसे प्लेसेंटा कहते हैं इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है। तो जो प्लेसेंटा होती है इसका मुख्य काम है भ्रूण को मां के रक्त से पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है। लिखा है कि पौधे में रंध्र या स्टोमाटा का खोलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो ये नियंत्रण जो होता है द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स की स्फीति के द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है 23। कहा गया कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या था। तो डार्विन से सवाल बिल्कुल बनता है, याद रखना है योग्यतम की उत्तरजीविता और विभेदी जनन जो है इसका मुख्य आधार माना गया है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है और यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखा गया है। तो पहला है कि जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, तो ये बात उल्टा लिखा गया। जंग लगना तीव्र नहीं बल्कि एक मंद ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी जंग जो लगता है रस्टिंग जो होती है वो मंद प्रक्रिया के कारण होती है। दूसरा लिखा है कि यशद लेपन जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं
में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। बिल्कुल यहाँ पर दूसरा कथन सही है, तो केवल कथन 2 सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है 25 में। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः पहली अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जिसे आप बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ को पिघला के पुनः बर्फ़ बनाया जा सकता है, बिल्कुल ये भौतिक परिवर्तन होगा। इसके बाद जल का बाष्पीकरण, ये दोनों आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है। बट मोमबत्ती का जलना और भोजन का पचना ये रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है। तो इसका केवल 2 और 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है 26 में, तो 26 का आंसर बताना। 26 में कहा गया कि हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। तो हाल ही का ये करंट अफेयर्स पूछा गया है और ये बहुत ही चर्चित रहा था नेपाल में। कहाँ पर, तो नेपाल में हाल ही में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा था जेएनजी के द्वारा, तो काफ़ी चर्चा में रहा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बताना 27, लिखा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है। ये भी करंट अफेयर्स का है। ये आपका राइट आंसर करना होगा ब्रिटेन, ऑप्शन ए राइट होगा, ब्रिटेन इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सवाल नंबर 31। तो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न बहुत बार आया है। त्रिरत्न में होता है बुद्ध, धम्म और संघ। क्या क्या होता है, तो बुद्ध, धम्म और संघ जो होता है ये इसका त्रिरत्न कहलाता है। और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य भी बताया गया है। कितने सत्य, तो 4 आर्य सत्य बताया गया है, जिसमें दुख होता है, दुख समुदाय होता है, दुख निरोध होता है, और याद रखना है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्य भी बताया गया है। इसके साथ याद रखना है अष्टांगिक मार्ग का भी जो जिक्र किया गया है वो किस धर्म में, अष्टांगिक मार्ग, तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग और 10 शील का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन आएगा इसमें कितने शील का उल्लेख है, तो 10 शील का उल्लेख भी किया गया है। बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म में जो प्रवेश करता है उसे उपसंप्रदा कहा जाता है। ये सवाल कई बार आया है, उपसंप्रदा के नाम से जानते हैं। साथ ही क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था, तो गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग, किसका, तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सवाल नंबर 32। लिखा गया कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना अल-बरूनी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखना होगा। ठीक है, और अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है और आंसर करना है कौन सा ऑप्शन होगा, तो चलिए बताइएगा 33 का राइट आंसर। क्वेश्चन है कि साइमन आयोग जब भारत आया था उस समय भारत का ब्रिटिश वाइसराय कौन था। ब्रिटिश वाइसराय, तो उस समय ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड इरविन हुआ करता था। कौन, लॉर्ड इरविन। साइमन आयोग भारत कब पहुंचा था, क्वेश्चन आएगा, तो याद रखना है कि साइमन कमीशन जो है भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। साइमन आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, गोरा आयोग कहा जाता है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है वो याद रखना है 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल रहता है।
इसकी अगर प्रमुख घटनाएं पूछा जाए कि प्रमुख घटनाएं लॉर्ड इरविन के शासनकाल में कौन कौन सी घटित हुई, तो सबसे पहले तो याद रखना है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दूसरा याद रखना है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में की गई थी। साथ ही गांधी इरविन समझौता भी महत्वपूर्ण इसके काल में हुआ है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता किया गया। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं लॉर्ड इरविन का, याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 34 का आंसर बताना है क्या है। लिखा है निम्न में से किसे सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी बहुत बार डिस्कस किए हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने किस संगठन की स्थापना किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है खिदमतगार, याद रखना है, इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो की गई है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया था। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बादशाह खान या बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गफ्फार खान से कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। चलिए कमेंट करिए, भारत रत्न कब मिला इन्हें, तो भारत रत्न मिला है 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सवाल हमारा 35 है। लिखा गया है कि बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष से किया गया था। ठीक है, बटलर कमेटी, इसकी स्थापना 1927 में की जाती है, ऑप्शन सी होता है। बटलर कमेटी की स्थापना क्यों किया गया था, तो इसका गठन सरकार और देसी रियासत के बीच संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन आएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो बटलर कमेटी के जो अध्यक्ष बने थे सर हरकोर्ट बटलर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 36 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया है द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण के रूप में किसे जाना जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख तात्कालिक कारण है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को, याद रखना है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड पर जर्मनी के इस आक्रमण के 2 दिन बाद ही फ्रांस और ब्रिटेन, किसने, तो फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939 को हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 3 सितंबर 1939 को हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन बराबर पूछा गया है कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल, याद रखना है, विंस्टन चर्चिल उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है। लिखा प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्य प्रबंधन करने का अधिकार है, किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 26 के तहत, किसके तहत, तो आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या है, तो आर्टिकल 25 में याद रखना है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, ठीक है, विस्तार जो पाया जाता है वो 25 से 28 तक। और 25 में अंतःकरण की शक्ति किस में दी गई है, तो आर्टिकल 25 में। ठीक है, आर्टिकल 27 में क्या है, तो इसमें धार्मिक प्रयोग में प्रदत्त धनराशि को टैक्स से छूट दिया गया है। ठीक है, कर मुक्त बनाया गया है। और आर्टिकल 28 में किसकी चर्चा है, तो इसके तहत जो है सरकार वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा देना निषेध किया है, यानी कोई भी धार्मिक शिक्षा देने से वर्जित किया गया है, निषेध किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताइए क्या होगा। सवाल नंबर 38 है। लिखा गया है कि विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही लिखा गया है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। पहला है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो
तो नहीं, सभापति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते। दूसरा है मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भी गलत है। सी में है निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी है सदन द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही। तो सभापति की जो नियुक्ति है सदन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत ये नियुक्त होते हैं? तो आर्टिकल 182 में, आर्टिकल 182 में कहा गया है कि विधान परिषद यथाशीघ्र अपने सदस्य में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनेगी। विधान परिषद आया है तो क्वेश्चन आएगा कि इसे किस नाम से जानते हैं? तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है या द्वितीय सदन, उच्च सदन या फिर द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? तो वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, चलिए आप लोग कमेंट करिए कौन कौन सा है, कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 6 राज्य में क्या है? तो विधान परिषद स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, बताना है राइट आंसर 39 का। क्वेश्चन दिया है राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो विधान मंडल का अगर कार्यकाल पूछा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि राज्य विधान परिषद जो है वो विघटित नहीं होता है, बल्कि 1/3 सदस्य जो इसके होते हैं, 1/3 सदस्य 1/3, वो प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं? तो अपने कार्यकाल से पदमुक्त होते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाएगा, सदस्य का कार्यकाल, तो 6 वर्ष जो है इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि विधान परिषद का विघटन नहीं होता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत इसे सृजन या उत्साधन संसद के द्वारा किया जा सकता है? तो विधान परिषद का सृजन या उत्साधन संसद के द्वारा आर्टिकल 169 के तहत, 169 आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताना है अगला सवाल का आंसर। 40 नंबर सवाल दिया, देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनियन सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यह उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे जरूर याद रखना है। और ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्टिकल 44 में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व आर्टिकल 44 जो था वो कहाँ पर लागू किया गया था? तो स्वतंत्रता से पहले गोवा में यूसीसी लागू था। कहाँ पर? तो गोवा में। और इसे किसके द्वारा लागू किया गया था गोवा में? तो पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा इसे लागू किया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड में लागू किया गया। हाल ही में 2025 में जो है उत्तराखंड में लागू किया गया है, तो उत्तराखंड वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का आंसर बताना है क्या है। लिखा है कि सिरका में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? सिरके में, तो सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। कौन सा? एसेटिक अम्ल होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है एसेटिक का? तो CH3COOH इसका क्या होता है? तो रासायनिक फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। अगला सवाल आप सभी का 42 है। तो 42 में लिखा गया है कि एक परमाणु K तथा L का कोष भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बताइए कितनी है? तो K में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2 और L कोष में 8 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अधिकतम कितना हो सकता है? 10 हो सकता है। और 10 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, जो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 लिखा है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो मुख्यतः जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है। क्वेश्चन में लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नमी रोध बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बराबर फार्मूला पूछा जाता है, याद रखना CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका क्या होता है, रासायनिक फार्मूला होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनाता है, इसीलिए इसे नमी रोधी बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो सवाल नंबर 46 दिया गया है। चलिए आंसर करिए क्या होगा। लिखा है आयोजित US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया। तो महिला एकल का खिताब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, आर्याना सबालेंका के द्वारा यह जीता गया है। आंसर इसका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। दिया गया कि भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू किया है। तो एक नई पहल जो दोस्ती शुरू किया गया है वो अमेरिका के द्वारा, USA संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कुल मिला के यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।